नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन, एड्यू सचिन से। और आज हम इतिहास का एक बहुत ही रोमांचक अध्याय खोलने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आप कोई भी सरकारी परीक्षा दे रहे हो उसके लिए बेहद जरूरी है। हम ये जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के उदय की। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, लगभग 600 ईसा पूर्व का भारत कैसा था। हर तरफ अलग अलग राज्य अपनी अपनी सीमाओं में बटे हुए। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ एक राज्य मगध इतना पावरफुल बन गया कि उसने बाकी सब पर अपना परचम लहरा दिया। भाई आखिर क्या था उसकी सफलता का राज? आइए इसी को समझते हैं। तो देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल वैसे ही मगध साम्राज्य की कहानी की नींव हमें मिलती है महाजनपद काल में। ये असल में वो दौर था जिसने भारत के पहले साम्राज्य की जमीन तैयार की। ये जो नंबर है ना 16, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। 16। जी हाँ, उस दौर में पूरे भारत में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। इसको जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये सवाल एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में पता कहां से चला। तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है इन दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में। इनके नाम जरूर नोट करें। पहला है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। असल में यही वो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो हमें उस दौर की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। अब जरा इस टेबल पर खास ध्यान दीजिए। ये जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं ना, उनके लिए ये टेबल सोने की खान है, लिटरली। यहाँ देखिए, हर महाजनपद की राजधानी और उसका आज का लोकेशन दिया गया है। जैसे मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, जो आज का पटना गया वाला इलाका है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए और हाँ, हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो सवाल ये है कि इन 16 राज्यों की रेस में आखिर मगध ने बाजी मारी तो मारी कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है मगध के पहले सबसे शक्तिशाली राजवंश से और उसका नाम था हर्यक वंश। यहीं से मगध के एक साम्राज्य बनने का असली सफर शुरू होता है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हर्यक वंश का पूरा खाका हमारे सामने रख देती है। देखिए कैसे 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने इसकी नींव रखी। फिर 492 ईसा पूर्व में आते हैं अजातशत्रु, जिन्होंने साम्राज्य को और फैलाया। उसके बाद 460 ईसा पूर्व में उदयन ने एक नई राजधानी बसाई और आखिर में 412 ईसा पूर्व में इस वंश का अंत हो गया। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और इनसे जुड़ा हर एक पॉइंट एक सवाल बन सकता है, ये याद रखिएगा। वो बहुत ही दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने दोहरी नीति अपनाई, युद्ध भी किया, जैसे अंग पर विजय हासिल की, और विवाह संधियां भी की, जिससे उन्हें काशी दहेज में मिल गया। दोनों ही तरीकों से मगध को मजबूत किया। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे और इन्होंने ही राजगृह शहर की स्थापना की थी। बिंबिसार के बाद आए उनके पुत्र अजातशत्रु और ये एक महान योद्धा थे। देखिए, इनसे जुड़े दो फैक्ट्स तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला, लिच्छवियों के खिलाफ उनका 16 साल तक चला एक बहुत लंबा युद्ध, और दूसरा, उनके संरक्षण में हुई पहली बौद्ध संगीति। ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मन में सवाल आता है कि भाई वो 16 साल का युद्ध जीते तो जीते कैसे? जवाब है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, अजातशत्रु ने उस जमाने के बाहुबली जैसे हथियार इस्तेमाल किए। उनमें से एक था महाशिलाकंटक। ये एक ऐसी विशाल मशीन थी जो दुश्मन के किलों पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर उन्हें एकदम तहस नहस कर देती थी। और ये देखिए उनका दूसरा ब्रह्मास्त्र, रथ मूसल। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा रथ जिसमें आगे धारदार गदा लगी हो और वो दुश्मन की सेना में घुसकर बस तबाही मचा दे। इन्हीं खतरनाक हथियारों के दम पर अजातशत्रु ने अपने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अजातशत्रु के बाद आए उदयन, और इनका जो सबसे बड़ा काम है जो याद रखना है, वो है एक नए शहर की स्थापना, पाटलिपुत्र। ये शहर इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था कि ये आने वाले कई महान साम्राज्यों की राजधानी बना। लेकिन दुर्भाग्य से उदयन के बाद के जो शासक थे वो काफी कमजोर निकले और इस वंश का अंतिम राजा हुआ नागदशक, जिसके साथ ही हर्यक वंश का अंत हो गया। तो देखिए, हर्यक वंश ने मगध को एक मजबूत शुरुआत तो दे दी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब
सत्ता को और भी ज्यादा मजबूत करने का, उसे कंसोलिडेट करने का समय था। और ये काम किया अगले दो शक्तिशाली राजवंशों ने, शिशुनाग और नंद वंश। शिशुनाग वंश से हमें दो खास बातें याद रखनी हैं। पहली, इसके संस्थापक थे शिशुनाग, जिन्होंने वत्स और अवंती जैसे शक्तिशाली राज्यों को जीतकर मगध का और विस्तार किया। और दूसरी बात, उनके उत्तराधिकारी कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और फिर आया नंद वंश, वो वंश जिसने मगध को उसकी बुलंदी पर पहुंचा दिया। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद, और उन्होंने एक ऐसी उपाधि धारण की जिसने उस समय के पूरे पॉलिटिकल सीन को हिलाकर रख दिया। उपाधि थी सर्व शत्रांतक। इसका मतलब होता है सभी क्षत्रियों का संहार करने वाला। सोचिए, ये कितनी बड़ी घोषणा थी। महापद्मनंद कई मायनों में पहले शासक थे, जैसे उन्हें भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजा माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। उन्होंने शक्तिशाली कलिंग यानी आज के ओडिशा पर विजय प्राप्त की और एकराट की उपाधि धारण की। एकराट का मतलब होता है एकमात्र सम्राट। ये सभी के सभी फैक्ट्स परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। कहते हैं उसके पास बेशुमार दौलत थी और एक विशाल सेना, जिसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। लेकिन जब वो अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर था, ठीक उसी समय भारत की सीमाओं पर एक बहुत बड़ा खतरा दस्तक दे रहा था। और अब हम अपनी कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जब भारत का सामना पश्चिम से आई एक विश्व विजेता सेना से हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिकंदर के आक्रमण की। यहाँ इस स्लाइड में आमने सामने हैं इतिहास के दो महायोद्धा। एक तरफ मैसेडोनिया का सिकंदर, जिसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना, और दूसरी तरफ भारत के वीर राजा पुरु, जिन्हें पुरस भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। इस ऐतिहासिक युद्ध का नाम, इसका साल और नदी, ये तीनों ही याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। अब क्योंकि यूनानी लोग झेलम को हाइडास्पिस कहते थे, इसीलिए इस लड़ाई को बैटल ऑफ द हाइडास्पिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो याद रखने वाली है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि सिकंदर भारत पर हमला करने वाला पहला विदेशी था, लेकिन ये सच नहीं है। फैक्ट ये है कि पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी साम्राज्य ने किया था। और सिकंदर का क्या हुआ? राजा पुरु से युद्ध के बाद उसकी सेना इतनी थक चुकी थी कि उसने आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि उसे नंद साम्राज्य की विशाल सेना का सामना किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। नंद वंश अंदर से कमजोर हो रहा था और बाहरी आक्रमण का खतरा भी बना हुआ था। ऐसे में अब कौन आएगा जो भारत का सबसे बड़ा प्राचीन साम्राज्य खड़ा करेगा? इस सवाल का जवाब है मौर्य साम्राज्य, और इनके बारे में हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मगध के उदय की ये पूरी कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए। हम जल्द ही मिलेंगे।